तो अब जब ये यूनिफिकेशन हो गया था और किंग भी डिक्लेयर हो चुका था, तो हमने ये देखा है कि प्रुशिया जो था उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर कंसिडर किया जाता था। तो इसलिए प्रुशिया को एज एन एग्जाम्पल लेकर पूरे जर्मनी में बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे, बदलाव लाए गए थे जो बहुत ही पॉजिटिव थे। सबसे पहला था एम्फेसिस वाज लेड ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। तो वहाँ का जो जर्मनी का करेंसी था उसको बेटर मॉडर्नाइज कर दिया गया। फिर जो बैंकिंग और जुडिशियल सिस्टम है उससे रिलेटेड जो भी काम होता था उसे बहुत ही सिस्टमैटिक और मॉडर्न बनाने की कोशिश की गई थी। यहाँ पे मेन फोकस था जर्मनी को मॉडर्नाइज करना, और इसमें प्रुशिया बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। हैज़ प्रुशिया वॉज द कोर। तो प्रुशिया में जो भी चेंजेस थे लाए गए थे बेटरमेंट के लिए, उसको हैज़ मॉडल यूज़ किया जाता था और पूरे जर्मनी में वही फॉलो हुआ करता था। नाउ विल सी अबाउट इटली, द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। बिफोर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वी नीड टू सी हाउ इटली वॉज बिफोर इट्स यूनिफिकेशन। इटली वॉज डिवाइडेड इनटू वेरियस डायनेस्टीज़। मतलब एक पूरा एक ही राज्य, एक ही कंट्री नहीं था, वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड था, अलग अलग डायनेस्टीज़ में। नाउ इन द मिडिल 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, 7 हिस्सों में डिवाइडेड था। उसमें से पूरे इटली के हिस्सों में से सिर्फ सार्डिनिया पाइडमोंट जो है उस हिस्से में ही सिर्फ इटालियन प्रिंसली हाउस का राज था। पूरे इटली में सिर्फ यहीं पे सार्डिनिया पाइडमोंट में इटालियंस का राज था। और अगर हम लोग नॉर्थ की बात करें तो वहाँ पर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग इनका रूल चल रहा था। अगर हम सेंटर में आए तो वहाँ पे पोप का रूल चल रहा था। और जो सदर्न पार्ट है इट वाज रूल्ड बाय द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कितनी डाइवर्सिटी है। इटली एक कंट्री होने के बावजूद भी अलग अलग राज्य उसके अलग अलग एम्पायर्स के अंडर आते थे, अलग अलग लोग उसके रूल किया करते थे। और यहाँ पे जो लोग लैंग्वेज बोलते थे उसमें भी रीजनल डिफरेंसेस दिखाई देते थे। एक इटली होने के बावजूद वहाँ पे एक कॉमन लैंग्वेज भी यूज़ नहीं किया जाता था। अलग अलग स्टेट्स में जैसे हम जाएंगे तो यू कुड सी द डिफरेंसेस इन देयर लैंग्वेजेस ऑल्सो। वी हैव स्टडीड अबाउट गिज़ेफ मज़ीनी, जिनके बारे में हमने पढ़ा था। वो भी एक रेवोल्यूशनरी थे और उन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था बिफोर द कंजर्वेटिव्स केम बैक। उन्होंने बहुत सारे रेवोल्यूशंस में हिस्सा लिया था और बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ भी फॉर्म की थी, जो हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था। अब जैसे जैसे ये रेवोल्यूशनरीज बढ़ते गए और उनका रोल इम्पोर्टेंट होता गया, तब कंजर्वेटिज्म वापस आ गया। उसकी वजह से उन्हें सप्रेस किया गया, यानी कि उनको एक तरह से उन पर रोक लगा दी गई। तो इनका जो काम था यूनिफिकेशन का इटली का, वो रह गया, वो आगे काम नहीं कर पाए उस चीज़ पर। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथों में आ गई थी? इट केम इन द हैंड्स ऑफ किंग विक्टर इमैनुअल। नाउ किंग विक्टर इमैनुअल ही वॉज द रूलर ऑफ सार्डिनिया पाइडमाउंट। ये हमने देखा था इटली में सिर्फ यही एक एरिया है जिसमें एक इटालियन रूल कर रहा है। तो सिंस ही वॉज एन इटालियन, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो इटली में यूनिफिकेशन लाएंगे, सारे जो स्टेट्स हैं उनको इसको एक बनाएंगे। और उन्होंने क्या प्लान किया था कि ये यूनिफिकेशन जो है इटली का वो करेंगे, लेकिन थ्रू वॉर करके वो यूनिफिकेशन करेंगे। अभी जो भी राजा होता है किसी भी एम्पायर का, स्टेट का, तो वो जो है जो भी कदम उठाता है वो अपने चीफ मिनिस्टर के मदद से ही उठाता है, या फिर उसके साथ मिलकर ही वो काम कर सकता है। तो हमने जर्मनी में भी देखा था, जर्मनी के यूनिफिकेशन में भी जो उनके चीफ मिनिस्टर थे ओटो वॉन बिस्मार्क, उन्होंने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था
वैसे ही यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है कैवियोर, उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। लेट्स सी। अब कैवियोर जो थे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इटली में कुछ ऐसा सिस्टम स्टार्ट किया था पेडमोंट में कि जिसकी वजह से सार्डिनिया पेडमोंट जो है वो एकजुट हो चुके थे और उन्होंने एक वॉर लड़ा अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। तो जब ये वॉर लड़ा गया अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, इस वॉर को नाम भी दिया गया था इटालियन वॉर ऑफ 1859। तो इस वॉर में इन्होंने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध लड़ा था और वो जीत भी गए थे। अभी इसके बाद उन्होंने जो पेडमोंट, सार्डिनिया पेडमोंट तो उनके अंडर था ही, उसके बाद उन्होंने पूरे ऑस्ट्रिया को भी अपने कंट्रोल में ले लिया, पूरा हिस्सा उन्होंने अपने कब्ज़े में कर लिया। इस वॉर की और एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इसमें ना ही सिर्फ जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं, मिलिट्री जो थी उसने हिस्सा लिया था, बल्कि जो कॉमन पीपल थे उन्होंने भी वॉलंटरली पार्टिसिपेट किया था इस वॉर में। उन्होंने भी इस वॉर में युद्ध में साथ दिया था अपनी मर्ज़ी से। अभी इन लोगों ने क्यों किया था ये, वाई डिड दे पार्टिसिपेटेड? बिकॉज यहाँ पर उनका भी एक जो नोशन था कि पूरा इटली जो है यूनिफाई हो जाए, एक साथ हो जाए, ऐसे टुकड़ों में न रहे, इसीलिए वो चाहते थे कि ये वो वॉर जीत जाए, इसीलिए उन्होंने इसमें वॉलंटरी पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ पे और एक पर्सन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो है ऐसे ही अनदर पर्सन वॉज वेरी फेमस ड्यूरिंग दैट टाइम वॉज जोसेफ गैरिबाल्डी। अभी ये भी बहुत ही फेमस पर्सन थे क्योंकि इनका भी जो मेन मकसद था वो था इटली का नेशनलिज्म। ओके, तो अभी ये कौन थे? ही वॉज एन इटालियन जर्नल एंड नेशनलिस्ट, ही वॉज अ रिपब्लिकन। अभी यहाँ पे वो किंग के जनरल थे इटली के और एक नेशनलिस्ट भी थे। वो भी वही सोच रखते थे कि इटली जो है, जो हिस्सों में बटी हुई है, उसे यूनिफाई करने की ज़रूरत है, उसे एकजुट करना होगा। अभी 1860 में क्या हुआ, उन्होंने जो अपनी फोर्सेस थे वो साउथ इटली ले गए। फिर इन 1861 ही वन द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज। तो यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जोसेफ गैरिबाल्डी जो थे वो एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन थे फॉर द लोकल पीपल। जो लोकल पीपल थे वो बहुत ही इंस्पायर्ड थे इनसे। वो चाहते थे कि जो जोसेफ गैरिबाल्डी सोचते हैं कि इटली को यूनिफाई होना चाहिए, उसमें बहुत लोग उनका साथ देते थे। इसीलिए वहाँ पे लोग जो है वॉलंटरली इन वॉर्स और रिवोल्यूशंस में पार्ट लेते थे। अभी यहाँ पे जब उन्होंने ये किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज जीती थी, व्हेन दे वन ओवर देम, तो ये जीत मेनली हासिल हुई थी बिकॉज ऑफ द हेल्प फ्रॉम द लोकल पीसेंट्स। तो ये जो लोकल पीसेंट्स हैं उन्होंने इनकी बड़ी मदद की थी उस वक्त इस किंगडम को जीतने में। अब टिल नाउ वी हैव सीन दैट अब जब पेडमोंट और सार्डिनिया और पेडमोंट की मदद से जब ऑस्ट्रिया पर जीत हासिल हुई, वो एरिया कैप्चर कर दिया गया, फिर किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज को भी इटालियन कब्जे में ले लिया गया। तो आगे जा